तो हेलो एवरीवन, हाय हेलो सभी को नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक दिन एक लैब के अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें हम कर रहे हैं वन लाइनर्स यानी एमसीक्यू के फॉर्म में ना करते हुए एक एक घंटे में 20-20 क्वेश्चन ना करते हुए हम एक एक घंटे में 200-200 क्वेश्चंस अपने तरीके से अपने फॉर्म्स में कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं, देखो पिछले क्लास में हुई थी बायोकेमिस्ट्री, बेहतरीन तरीके से हुई थी। आज हम देख रहे हैं हीमेटोलॉजी को देख रहे हैं। इसके अंदर जितने भी वन लाइनर्स बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइव हो सकते हैं, सारे A to Z देखते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इतनी नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत को मुझे दिखना चाहिए कि यार हाँ, अच्छा भी लगना चाहिए कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो एक बार लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, क्लास कैसी लगे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक हीमेटोलॉजी से। क्या क्या क्वेश्चन अराइव हो सकते हैं? जरूर क्वेश्चन हर साल आता है, इसमें से इतने लाइन में से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर फंसा हुआ मिल जाएगा, ये गारंटी है, लिख के ले लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करें हिंदी वाले। देखो, हिंदी में मैंने नोट्स बनाई है, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके, ताकि पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नोट्स आपको इंग्लिश वालों को लास्ट में इसी पीडीएफ में, सेम पीडीएफ में लास्ट में इंग्लिश कंटेंट में भी प्रोवाइड कर देता हूं, तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है? बात करें रक्त के पीएच की, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45। अब इसका नेचर बोले तो ये हल्का कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है? तो मोर देन 7 है ये, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइटली बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली बेसिक है। तो ब्लड का पीएच कितना हुआ? 7.35 से 7.45। अच्छा, जो टोटल ब्लड है अपना शरीर में, उसकी वॉल्यूम कितनी है, यानी ब्लड का कुल वॉल्यूम अपने शरीर में यानी अपनी बॉडी में कितना होता है? तो एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स अप्रॉक्स इतना होता है ब्लड का वॉल्यूम। ज़्यादा सही 5 है, पर अगर रेंज की बात करें तो 5 से 6 लीटर इतना ब्लड का वॉल्यूम अपने शरीर में होता है। अब हम बात करें ब्लड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। यानी ब्लड का सबसे बिगेस्ट फॉर्म एलिमेंट कौन सा है? तो WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट की बात करें फॉर्म एलिमेंट की, तो प्लेटलेट्स बोलते हैं। ब्लड में अपने क्या 3 चीज़ें पाई जाती हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट, ये 3 फॉर्म एलिमेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? इनमें सबसे ज़्यादा क्या है? WBC है, और सबसे छोटा क्या है? प्लेटलेट है। ये साइज की बात हो गई। ठीक है, ब्लड का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, अब सबसे इन तीनों में RBC, WBC और प्लेटलेट में मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाने वाला पूछे तो RBC, सबसे बड़ा पूछे तो WBC और सबसे छोटा पूछे तो प्लेटलेट। ये चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, RBC का जीवन काल, यानी RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिनों तक होती है। WBC की लाइफ स्पैन की बात करें तो 1 से 3 दिनों की होती है। प्लेटलेट की लाइफ स्पैन की बात करें तो 8 से 10 दिनों की होती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। RBC का शेप कैसा है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। RBC का शेप बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, और अलग अलग बीमारियों की कंडीशन में ये अलग अलग हो जाता है। अलग अलग बीमारी की कंडीशन की बात करें तो अलग अलग, जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इसमें बाइकॉन्केव डिस्क शेप ना होकर सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशंस में ये अलग अलग हो सकता है। एक चीज़ और, जो रक्त का देखो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? RBC। ठीक है, इसका देखो कंपोनेंट्स को अगर हम अलग अलग सेपरेट करें तो क्या क्या पाया जाता है? देखो, एक होती है प्लाज्मा, ये कितनी पाई जाती है? ये होती है 55%। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा 55% होती है। और इसमें प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर के अलावा क्या क्या होता है प्लाज्मा में? प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा के अलावा हम बात करें RBC, WBC और प्लेटलेट की बात करें तो RBC कितनी पाई जाएगी? 44%। और WBC प्लेटलेट, ये दोनों कितनी होती हैं? लेस देन 1% या 1% अप्रॉक्स मान सकते हो। तो ठीक है, कितनी? तो प्लाज्मा हो गई, प्लाज्मा टोटल हो गई 55%, RBC हो गई 45%, RBC, WBC प्लस WBC और प्लस प्लेटलेट, ये तीनों मिला के हो गए 45%। तो ये थे पूरे कंपोजिशन आपके ब्लड के।
टोटल 100% में इतने कंपोजिशन प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी टोटल इतने परसेंटेज में पाए जाएंगे। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्लेटलेट। आरबीसी का आकार हमने देख लिया, बाइकॉन्केव, डिस्क शेप, और आरबीसी की न्यूक्लियस। देखो जनरली अगर एडल्ट्स में बात करें या मेच्योर आरबीसी की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ए न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चंस भी कई बार आए हुए हैं कि कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आंसर आरबीसी होता है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर जनरली न्यूक्लियस नहीं होता, इस स्टेज को हम बोलते हैं ए न्यूक्लिएटेड स्टेज। लेकिन इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉर्मोब्लास्ट। ये कंडीशन याद हो जाएगी कि अगर जनरली एडल्ट की बात करें, कोई चीज क्वेश्चन में ना दिया हो, सिर्फ पूछा जाए कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होगा, ए न्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर कंडीशन देके पूछी जाए कि इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है तो बिल्कुल होता है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। ये चीज याद रख लेना क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसको न्यूक्लिएटेड आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है? हाँ बिल्कुल होता है भैया, डब्ल्यूबीसी में तो न्यूक्लियस होता है, उसकी स्टडी भी हम करते हैं कि कौन से डब्ल्यूबीसी में कैसा न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल में कैसा है, बेसोफिल में कैसा है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं, प्लेटलेट में भी नहीं होता। तो आरबीसी प्लस प्लेटलेट, इन तीनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। इतनी कंडीशन आपको याद होगी, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना एक, क्योंकि हिमेटोलॉजी के नॉर्मल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सीबीसी वीसी पूरे भी जितने भी टेस्ट है सारे हिमेटोलॉजी के नॉर्मल वैल्यूज पे याद होते हैं, बेस्ड होते हैं। और नॉर्मल वैल्यूज की मैंने एक ट्रिक के साथ अलग वीडियो भी बना रखी है, उतने जितने भी अपने लैब टेक्नीशियन कोर्स में जितने भी नॉर्मल वैल्यूज हैं वहाँ पर इकट्ठा मैंने दे रखी है, वो जरूर देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो आरबीसी काउंट यानी मेल की बात करें, पुरुष में की बात करें, आरबीसी काउंट कितनी होनी चाहिए? 4.5 से 6 मिलियन पर mm³, ये जरूर याद रख लेना इसके। तो आरबीसी काउंट की अगर हम बात करें तो 4.5 से 6 मिलियन प्रति mm³ होनी चाहिए। आरबीसी काउंट फीमेल की बात करें तो 4 से 5.5 मिलियन पर mm³ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 4,000 से 11,000 होनी चाहिए। प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख mm³ होनी चाहिए प्लेटलेट। एचबी हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में 13 से 17 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन फीमेल की बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भैया। पीसीवी हीमोक्रिट मेल की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी की हम बात करें तो मेल में बात करें, पीसीवी को हीमोक्रिट भी कहते हैं। अगर कई बार ये भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि हीमोक्रिट है, पीसीवी, एमसीएच, एमसीएस ये सारे दिए रहते हैं, आंसर पीसीवी लगा के चले आना। तो पीसीवी या हीमोक्रिट ये मेल में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 40 से 50% होती है। पीसीवी या हीमोक्रिट की महिला यानी फीमेल में नॉर्मल रेंज क्या होती है? 36 से 45% होती है। पीसीवी एमसीवी का फुल फॉर्म क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 से 100 FL होती है। एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 27 से 32 पिकोग्राम होती है। एमसीएचसी, ठीक है, एमसीएचसी के नॉर्मल रेंज होती है 32 से 36 ग्राम पर डीएल। ये इतनी चीजें याद रख लेना, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये देखी गई हैं। आगे हम बात करें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR। पहली बात तो ESR के नॉर्मल रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें ESR में तो मेल में नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 0 से 15 mm प्रति घंटे, ये सेडिमेंटेशन की रेट होती है मेल में। फीमेल में बात करें ESR की तो फीमेल में ESR की 0 से 20 mm पर आवर होती है ESR की। ये तो नॉर्मल रेंज की बात होगी। अब ESR का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन क्या? इरिथ्रोसाइट यानी आपके आरबीसी या ब्लड को सेडिमेंट होना यानी जमीन पे बैठना, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। कितने घंटे में बैठ रही है? तो मेल में उसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 15 घंटे mm प्रति घंटे।
और फीमेल में रेंज होनी चाहिए 0 से 20 mm प्रति घंटे। ये सेडिमेंटेशन की रेट होनी चाहिए मेल और फीमेल में, याद कर लोगे। अब ESR किस कंडीशन में बढ़ता है ये भी कई बार देखा गया है। पहली चीज़ तो सूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूजन यानी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कंडीशन में ESR हमेशा बढ़ेगा। टीबी की बात हो गई या एनीमिया की बात हो गई, इन कंडीशंस में ESR भी बढ़ेंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किन कंडीशंस में ESR कम हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया, इन कंडीशंस में ESR कम हो जाएंगे। ESR के मेथड्स क्या है मेरे भाई? वेस्टर्न गन और विंट्रोब। वेस्टर्न गन और विंट्रोब, लेकिन बेस्ट मेथड हम ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वेस्टर्न गन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ESR को नापने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और, वेस्टर्न गन और विंट्रोब, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन ओपन है कौन क्लोज है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक ऐसा ट्यूब होता है, एक दोनों साइड से ओपन होता है, ठीक है। अब कंफ्यूज आप आज के बाद कभी नहीं होगे, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो, वेस्टर्न विंट्रोब, विंट्रोब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये ओ क्लोज, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि क्लोज जैसा बन रहा है। तो क्लोज जो आए तो एक साइड से क्लोज हो जाएगा विंट्रोब। और वेस्टर्न गन ऐसा नहीं लगा, वेस्टर्न कल्चर का लग रहा है। वेस्टर्न कल्चर यानी ओपन, खुला समाज। तो वही चीज़, ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखोगे, आज के बाद नहीं बोलोगे वेस्टर्न गन ओपन था कि विंट्रोब ओपन था, ठीक है। विंट्रोब एक साइड से क्लोज होता है और वेस्टर्न गन दोनों साइड से ओपन होता है। ये चीज़ें याद रख लेना। वेस्टर्न गन मेथड में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? वेस्टर्न गन मेथड में हम सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। ESR अधिकतम कितने घंटे के अंदर किया जाना चाहिए? मैक्सिमम कितने आवर्स के अंदर ESR हमें कर लेनी चाहिए? 2 आवर्स के अंदर ही कर लेनी चाहिए। HB एस्टिमेशन से बात करें, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? HB एस्टिमेशन के लिए सबसे कॉमन मेथड की बात करें तो साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड यूज करते हैं। जल्दी से मुझे सोच के बताओ, इसमें साइमेथ हीमोग्लोबिन में कौन सा हम फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं? सोच लिया? ड्राफ्किन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ड्रैपकिन फ्लूइड या ड्राफ्किन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं आपके साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के अंदर। और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड भी यही है, HB एस्टिमेशन की। अच्छा, पुराने मेथड की बात करें तो पुराना मेथड कौन सा है? साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, HB मीटर, साहली हीमोग्लोबिनोमीटर। ये चीज़ याद रख लेना। इसमें क्या देखो, एक अगर बात करें HB एस्टिमेशन में डाइल्यूटिंग फ्लूइड, हाँ, ड्रैपकिन सॉल्यूशन जो मैंने अभी बताया। अच्छा, हीमोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये आंसर आ जाएगा कोलोरीमेट्री। लेकिन अगर आ जाएगा डिजिटल, लेटेस्ट डिजिटल हीमोमीटर किस पे काम करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, फोटोमेट्री, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर कुछ नहीं कहा जाए, केवल पुराने मेथड की बात जाए, तो वो तो कलरीमेट्री पे था। हमने साहली हीमोग्लोबिनोमीटर में क्या किया था? एसिड HB जो था एसिड हीमेटिन में चेंज हो गया था। ये भी चीज़ याद रख लेना। इससे भी क्वेश्चन आता है कि साहली हीमोग्लोबिन में एसिड हीमेटिन किस कंडीशन में दिखी थी? साहली मेथड में दिखी थी। ये चीज़ें याद रख लोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल HB के टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है, HB के टाइप्स क्या होते हैं? HbA, ये A फॉर एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है। HbA2, ठीक है। इसके अलावा HbF, ये फीटल हीमोग्लोबिन होती है, ये फीटस में पाई जाती है, ठीक है। फीटस यानी नवजातों में पाई जाती है HbF। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइव होता है कि इसके अंदर कितने कितने चेन्स पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें HbA के अंदर पाई जाती हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये नॉर्मल चेन्स होती हैं जो एडल्ट्स के अंदर पाई जाती हैं। HbA2 की बात करें, इसके अंदर कौन सी चेन पाई जाती है? इसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन पाई जाती हैं। और HB फीटस की बात करें, HbF की बात करें, तो इसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन पाई जाती हैं HB फीटस की। इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, कई बार ये भी आ जाता है। ये चीज़ें याद रख लेना, कौन सी चेन किसके अंदर पाई जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हो गए नॉर्मल HB टाइप, HbA, HbA2, HbF। और फीटल हीमोग्लोबिन किस में ज़्यादा होता है? ये भी मैंने बताया, नवजातों में या न्यूबॉर्न्स में फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। एनीमिया रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसकी कमी से होती है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन की कमी से होती है। प्रेग्नेंट लेडीज में आयरन की कमी डेफिशिएंसी हो जाती है तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलती है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होती है?
मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 या फोलेट की कमी से होती है। परनीसियस एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर किसको बोलते हैं? विटामिन B12 को ही बोलते हैं, सिंपल सी बात हो गई। तो परनीसियस एनीमिया में भी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। हीमोलिटिक एनीमिया में किसका टेस्ट लगाते हैं? कॉम टेस्ट लगाते हैं हीमोलिटिक एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें HB कैसी दिखाई देती है? HbS दिखाई देती है। नॉर्मल HB तो HbA, HbA2, HbF है, लेकिन कुछ कंडीशंस में अलग अलग HbS दिखाई देती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या ट्रेट है? HbS ट्रेट होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का। सिकलिंग टेस्ट में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है, याद रख लेना। ये कुछ क्वेश्चन थे अच्छे। आगे हम बात करें कोएगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन। हिमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, कोएगुलेशन ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। BTCT बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। ब्लीडिंग टाइम BT कितना होता है? 2 से 7 मिनट का होता है। क्लॉटिंग टाइम यानी CT कितना होता है? 3 से 8 मिनट का होता है, दोनों रेंज याद कर लेना। PT टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस पाथवे को दर्शाता है? कई बार यही क्वेश्चन आते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी PT किस पाथवे को दर्शाता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को दर्शाता है। APTT किस पाथवे को दर्शाता है? तो इंट्रिंसिक पाथवे को दर्शाता है। ये चीजें याद रख लोगे। BT किस विधि से जांचते हैं? तो ड्यूक मेथड से जांचते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B। तो पहली बात करें हीमोफीलिया A में कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट होता है? तो फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है हीमोफीलिया A में। हीमोफीलिया B में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? फैक्टर 9 की डिफिशियंसी हो जाती है। ये चीजें याद रख लोगे। हीमोफीलिया A में फैक्टर 8, देन फैक्टर 9 इसी के जस्ट बाद, तो वो हीमोफीलिया B में। ये चीजें याद कर लोगे। मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? सबसे कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर वॉन विलेब्रांड डिजीज है, वॉन विलेब्रांड डिजीज। और ये किसकी कमी से होता है? VWF फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं वॉन विलेब्रांड फैक्टर, उसकी कमी से होता है मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। आगे हम बात करें ब्लड स्मेयर और स्टेनिंग से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पेरीफेरल ब्लड स्मेयर का कौन सा स्टेन किया जाता है? पेरीफेरल ब्लड स्मेयर के लिए सबसे कॉमन स्टेन लिशमन स्टेन है, ठीक है। आगे तो हमने तो बहुत बार स्टेनिंग की एक बेसिक जो हमने क्लास बनाई थी, जिसके अंदर हमने LT के अंदर जितने भी स्टेनिंग आती है सारी देखी थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लिशमन स्टेन हो गया, HNE स्टेनिंग हो गई, उसमें कौन सा डाई क्या कलर करता है। लेकिन ये चीज़ हमने वहाँ नहीं देखा, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। स्टार मेरे कर लेना कि इयोसिन कैसा नेचर का होता है और मेथिलीन ब्लू ये कैसा नेचर का होता है। तो लिशमन स्टेन में जो डाइज होती हैं इयोसिन, इसका नेचर एसिडिक होता है और मेथिलीन ब्लू का नेचर बेसिक होता है। ये चीज़ याद रख लेना। यानी इयोसिन एसिडिक नेचर का हो गया, मेथिलीन ब्लू बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है। ब्लड स्मेयर बनाने के लिए आइडियल एंगल कितना रखते हैं? ब्लड का स्मेयर बनाना हो तो हम स्मेयर बनाने के लिए स्प्रेडर का एंगल कितना रखेंगे? 30 से 45 डिग्री रखेंगे एंगल। रेटिकुलोसाइट स्टेन, देखो रेटिकुलोसाइट स्टेन को हम क्या बोल सकते हैं? सुप्रावाइटल स्टेन का एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट क्राइसेल ब्लू भी बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट स्टेन को ब्रिलियंट क्राइसेल ब्लू भी बोलते हैं। इसके अलावा नाइल ब्लू या न्यू मेथिलीन ब्लू, ये भी एग्जाम्पल्स हैं किसके? रेटिकुलोसाइट स्टेन के, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट स्टेन के अंदर सुप्रावाइटल स्टेन आ गई, ब्रिलियंट क्राइसेल ब्लू या नाइल ब्लू या न्यू मेथिलीन ब्लू, ये सभी एग्जाम्पल हैं रेटिकुलोसाइट स्टेन के। आगे हम बात करें न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस लोब। न्यूट्रोफिल्स के अंदर हम न्यूक्लियस लोब की बात करें तो 3 से 5 लोब होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कितने लोब? 3 से 5 लोब होते हैं। अब हम बात करें, देखो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल, हमने बात करें WBC की। WBC के टाइप्स, ये चीज़ देखो मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल ट्रिक्स के साथ। पहले बात तो होता है ग्रेन्युलोसाइट, आज के बाद नहीं भूलोगे, बिल्कुल ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ग्रेन्युलोसाइट क्या है? ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आते हैं आपके न्यूट्रोफिल, फिर आते हैं आपके न्यूट्रोफिल के बाद इयोसिनोफिल, उसके बाद आता है बेसोफिल। ये चीजें हो गई। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपके क्या क्या आए? न्यूट्रोफिल आए, इयोसिनोफिल आए और बेसोफिल आए। ये सिंपल चीज। अब कैसे याद रखोगे कि ये चीजें ग्रेन्युलोसाइट हैं? तो बिल्कुल याद रखोगे। देखो ये मान लो एक सेल है, इसके अंदर क्या किया हमने? भर दिया, फिल कर दिया क्या? ग्रेन्यूल्स।
फिल किया। क्या किया? फिल किया। तो जितने भी फिल वाले नाम हैं आपके, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये क्या हो जाएंगे? ग्रेन्युलोसाइट हो जाएंगे, क्योंकि एक सेल के अंदर हमने फिल कर दिया। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ये चीजें याद रखना। ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें, ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें, उसके अंदर क्या आ रहा था? लिम्फोसाइट और उसके अलावा मोनोसाइट। ये चीजें हो गई साइट की। साइट मतलब कोई जगह खाली है। ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, वो जगह खाली है, उसको हम बोलेंगे साइट। ये सिंपल सी बात हो गई। तो याद करने के तरीके से आप याद कर लोगे, जिसके भी अंदर फिल आ रहा था वो हो जाएंगे ग्रेन्यूलोसाइट, क्योंकि ग्रेन्यूल्स हमने फिल किए। और जिसके भी अंदर फिल नहीं आ रहा था, साइट्स आ रहा था, वो हो जाएंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट। आज के बाद मत भूलना ये चीजें, बिल्कुल बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसके अलावा हम बात करें WBC के टाइप्स की ट्रिक की, तो उसका ट्रिक भी याद कर लो अभी के अभी। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। यानी बंदर को केला बहुत पसंद होता है। ठीक है, बंदर को केला बहुत पसंद होता है, तो आप क्या करो, थोड़ा खुरापात करो कि बंदर को केला मत खाने दो। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। N फॉर न्यूट्रोफिल, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर ईसोनोफिल और बनाना फॉर बेसोफिल। आज के बाद नहीं ना भूल लोगे WBC के टाइप्स। और ये मैंने क्या लगा दिया? ये लगा दिया मैंने ऑर्डर, साइज का ऑर्डर, आपके कितने ज़्यादा पाए जाएंगे उसका ऑर्डर। यानी न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा WBC में पाए जाएंगे, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन ईसोनोफिल, और सबसे कम पाया जाएगा बेसोफिल। तो ये आपका बिल्कुल ऑर्डर के साथ ये ट्रिक याद कर लेना। आज के बाद बिल्कुल भी नहीं भूलोगे WBC के ट्रिक्स। तो वही चीज़ देखो, न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी N, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी। इसके न्यूक्लियस लोब्स कितनी होती हैं? 3 से 5 लोब होती हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, इयोसिनोफिल का ग्रेन्यूल कलर कैसा होता है? अब फिल दोनों में फिल आ रहा है तो ग्रेन्युलोसाइट हो जाएंगे। तो इसके ग्रेन्यूल का कलर कैसा होता है? ऑरेंज रेड होता है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल का ग्रेन्यूल स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन? डार्क पर्पल कलर इस्तेमाल करते हैं। इसके ग्रेन्यूल डार्क पर्पल कलर के स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कहाँ दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में। आगे हम बात करें टीयर ड्रॉप सेल इंडिकेट। टीयर ड्रॉप सेल, आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव डिस्क शेप होता है। लेकिन अगर कुछ आरबीसीज के अंदर अगर कुछ ऐसी टीयर ड्रॉप की आरबीसी दिखाई दे नॉर्मली, बाकी आरबीसी नॉर्मल हो, तो इसको हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल्स। ठीक है, ये कब दिखाई देंगी? माइलोफाइब्रोसिस के अंदर दिखाई देती हैं। ये माइलोफाइब्रोसिस की कंडीशंस के अंदर आपको टीयर ड्रॉप सेल दिखाई देंगी, ये कंडीशन याद रखना। आगे हम बात करें टारगेट सेल। टारगेट सेल्स कब आपको दिखाई देंगी? टारगेट सेल आपको हमेशा दिखाई देंगी थैलेसीमिया के अंदर या लीवर डिजीज हो रखी हो तो टारगेट सेल्स दिखाई देंगी। स्फेरोसाइट्स कब दिखाई देंगी? हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर आपको स्फेरोसाइट्स दिखाई देंगी। आवर रॉड्स कब दिखाई देंगी? AML यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर आवर रॉड्स दिखाई देंगी। और स्मज सेल आपको दिखाई देंगी CLL के अंदर, यानी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये कंडीशन याद रख लेना, कौन सी सेल किसके अंदर दिखाई दे रही थी। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि आवर रॉड सेल कहाँ दिखी थी? AML में दिखी थी, जिसका फुल फॉर्म था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, यानी ये कैंसर का स्टेज हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। बिल्कुल A to Z बढ़िया चल रहा है। क्लास पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दे देना। आगे हम बात करें EDTA ट्यूब का कलर कैसा होता है। EDTA वाल का कलर हमें पता है पर्पल या लेवेंडर कलर का होता है। ESR के लिए जो ट्यूब लेते हैं वो देखो, या तो ब्लैक लेंगे वेस्टर्न गन के लिए, या अगर हम लेंगे तो पर्पल कलर या लेवेंडर कलर का ही EDTA वाल ले लेंगे। अच्छा, EDTA का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आता है, बहुत लोगों को नहीं याद होगा तो लिख लो। इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म याद कर लेना, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये चीज़ें याद रख लेना। EDTA का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्लॉटिंग स्टडीज के लिए हम कौन सा ट्यूब इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लू ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, सोडियम साइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें क्लॉटिंग स्टडीज करनी हो APTT PT तो उसमें हम
ब्लू सोडियम साइट्रेट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं क्लॉटिंग स्टडीज़ के लिए, ठीक है। सीबीसी में सबसे पहला कौन सा पैरामीटर चेक होता है? सीबीसी में सबसे पहले हम क्या हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, पहला पैरामीटर तो यही है, सिंपल सी बात कि हीमोग्लोबिन हमें चेक करते हैं सबसे पहले सीबीसी टेस्ट में। बोन मैरो की एस्पिरेशन साइट की बात करें, बोन मैरो का एस्पिरेशन साइट एडल्ट में क्या है? पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है, याद रख लेना, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या पोस्टीरियर इलियक स्पाइन भी बोल सकते हैं। ये एडल्ट में बोन मैरो एस्पिरेशन का साइट है। अगर बात करें हम बच्चों में, चिल्ड्रंस में हम बात करें तो टीबिया, अभी क्वेश्चन मैंने आगे पुटअप कर रखा है, वहाँ आ जाएगा, तो वहाँ टीबिया होता है चिल्ड्रंस में बोन मैरो एस्पिरेशन साइट, ठीक है। अगर हम बात करें बोन मैरो बायोप्सी नीडल की, बायोप्सी नीडल, ये क्वेश्चन में ये यही फंसाता है क्वेश्चन आपको। बायोप्सी नीडल पूछे तो जेमसिडीज नीडल आंसर लगाना। अगर बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल पूछे तो साला नीडल लगाना आंसर, ठीक है। देखो, बायोप्सी नीडल पूछे तो जेमसिडीज नीडल लगाना और एस्पिरेशन पूछे तो साला नीडल आंसर लगा देना, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम जाके आपका बेसोफिल था, तो मोस्ट अबेंडेंट न्यूट्रोफिल और सबसे कम लीस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी बेसोफिल, ये चीज़ें याद हो गई। आगे हम बात करें डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट में, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट में अगर इमेच्योर सेल्स दिखे तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा ल्यूकेमॉइड रिएक्शन को, ठीक है, ये चीज़ें याद कर लो। और न्यूट्रोफिल शिफ्ट टू लेफ्ट, अगर न्यूट्रोफिल का कहाँ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए तो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। आरबीसी के अगर कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करें, आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट सीन इन हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा बात करें हाइपोक्रोमिक सेल का क्या इंडिकेट करती है? आयरन डिफिशियंसी इंडिकेट करती है। शरीर में आयरन की डिफिशियंसी होगी तो हाइपोक्रोमिक सेल दिखाई देंगी, ये सिंपल सी बात हो गई। एनिसोसाइटोसिस का क्या मतलब हो गया? आरबीसी में आकार की समानता, कोई आरबीसी बहुत बड़ी, कोई छोटी, कोई बहुत बड़ी, कोई छोटी, कोई नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ें कब दिखाई देंगी? इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनिसोसाइटोसिस। और आरबीसी का अगर आकार ही बदल जाए, बाइकॉन्केव आरबीसी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ टीयर ड्रॉप हो जाए, कुछ सिकल सेल हो जाए, तो अगर ये आरबीसी का आकार ही बदल जाए, इसको हम बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे हम बात करें न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखे तो, न्यूक्लिएटेड आरबीसी कब दिखता है? बोन मैरो स्ट्रेस में या हीमोलिसिस के अंदर। पॉलीक्रोमेसिया कब दिखता है? रेटिकुलोसाइट्स या इमेच्योर आरबीसीज में दिखती हैं। आयरन स्टेन फॉर बोन मैरो, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आयरन के लिए हमें पता लगाना हो कौन सी स्टेनिंग करते हैं फॉर बोन मैरो, तो प्रोसियन ब्लू, इसी का प्रोसियन ब्लू का या पर्ल्स ब्लू, ठीक है। ये दोनों सेम ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, पर्ल्स ब्लू भी बोल सकते हो या प्रोसियन ब्लू। आयरन नाम आते ही स्टेनिंग में अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये दोनों ऑप्शन में हो तो टिक लगा के घर चले आना, ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें डब्ल्यूबीसी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो बैंड सेल क्या इंडिकेट करता है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा हो तो बैंड सेल इंडिकेट होता है। ल्यूकोपीनिया कॉमनली सीन इन, ल्यूकोपीनिया कब कॉमनली सीन होता है? वायरल इन्फेक्शन में या कीमोथेरेपी के अंदर ल्यूकोपीनिया कॉमनली सीन होता है। ईसनोफीलिया कब दिखता है? एलर्जीज के अंदर, सिंपल सी बात है, ईसनोफीलिया हो जाती है तो एलर्जी। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसके अंदर ईसनोफीलिया दिखेगा। बेसोफीलिया कब दिखेगा? सीएमएल। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसके अंदर बेसोफीलिया दिखेगा। पेल्गर ह्यूट एनोमली में क्या होता है? बाइलोब न्यूट्रोफिल्स कैसे हो जाते हैं? बाइलोब हो जाते हैं। टॉक्सिक ग्रेन्यूल इन न्यूट्रोफिल्स के अंदर टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स कब दिखता है? सीवियर इन्फेक्शन के अंदर। रीड स्टैनबर्ग सेल, ये कब दिखेंगे? हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर दिखेंगे। इसके अलावा बात करें बास्केट स्मच सेल, ये कब दिखेंगे? क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये कंडीशन याद रख लेना, किसके अंदर कब कैसी क्या कंडीशंस दिखेगी, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बताएं प्लेटलेट और कोएगुलेशन के लिए, प्लेटलेट और कोएगुलेशंस की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग टाइम क्वेश्चन पूछा जाए क्या बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर लो नंबर ऑफ प्लेटलेट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेटलेट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब प्लेटलेट का नंबर है वो बहुत कम है, तो सिंपल सी बात, प्लेटलेट कैसा काम आता है? रक्त को क्लॉट करने में काम आता है, ठीक है। तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो सिंपल सी बात है ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ,
बढ़ जाएगा। अगर ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा जल्दी, प्लेटलेट कम है, तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट कम, इसलिए ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगी। आईटीपी को हम क्या बोलते हैं? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस कंडीशन में अब यहाँ भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ रहा है, इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। ठीक है, आगे हम बात करें तो प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट, ये नॉर्मल कब दिखाएगा? ग्लैंजमान थ्रोम्बोब्लास्थेनिया, इस कंडीशन में प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट नॉर्मल दिखाएगा। वॉन विलेब्रॉन फैक्टर WBF डिफिशियंसी से कौन सा टेस्ट प्रोलॉन्ग्ड होगा? BT और APTT। अब सिंपल सी बात है, वॉन विलेब्रॉन फैक्टर आपके क्लॉटिंग के लिए सबसे कॉमन कॉज है, क्लॉटिंग कराता है वॉन विलेब्रॉन फैक्टर। अब वॉन विलेब्रॉन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा, APTT भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो प्रोलॉन्ग्ड कौन कौन से टेस्ट हो जाएंगे? आपके BT और APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात याद कर लोगे। आगे हम बात करें डी डाइमर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डी डाइमर टेस्ट हम क्यों करते हैं? DVT का फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं? DVT का फुल फॉर्म हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पहली बात तो DVT हो, इसको हो गए DVT का फुल फॉर्म हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस। PE को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर आगे आया DIC को हम बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ये कुछ कंडीशंस हो गई, इस कंडीशंस के लिए हम डी डाइमर टेस्ट करते हैं। तो डी डाइमर टेस्ट हम DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस, PE पल्मोनरी एम्बोलिसिस, या DIC यानी डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसमें क्लॉट को ब्रेकडाउन जांचने, इसमें क्लॉट की ब्रेकडाउन कैसी है उसको जांचने के लिए हम डी डाइमर टेस्ट करते हैं। याद कर लोगे। फैक्टर ए डिफिशियंसी का क्या लक्षण है? फैक्टर 8 डेफिशिएंसी का लक्षण है कि क्लॉट फॉर्मेशन तो होगा पर स्टेबल नहीं होगा। ये चीज़ें याद कर लो। आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली लाइन तो कितनी बार न जाने कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी MP ग्रुप 5 हुआ था, उसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था। हेंज बॉडीज कब दिखाई देंगी? G6PD डेफिशिएंसी के अंदर हेंज बॉडीज हमें दिखाई देंगी। दूसरी लाइन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हॉवेल जेली बॉडीज कब दिखाई देंगी? हॉवेल जेली बॉडीज कब दिखाई देंगी? स्प्लेंक्टोमी पेशेंट्स के अंदर हॉवेल जेली बॉडी दिखाई देंगी, और G6PD डेफिशिएंसी के अंदर हेंज बॉडी दिखाई देंगी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद कर लो। बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग कब दिखाई देगी? लीड पॉइजनिंग के अंदर बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग दिखाई देगी। सिडरोब्लास्ट कब दिखाई देंगी? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, तो नाम से पकड़ लोगे कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में दिखाई देंगी। माइलोब्लास्ट कब दिखाई देंगी? AML के अंदर, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट कब दिखाई देंगे? ALL के अंदर। और फिलडेल्फिया कब दिखाई देंगी? फिलडेल्फिया क्रोमोसोम ये दिखाई देगा CML के अंदर। ये चीज़ें याद कर लो। आगे हम बात करें एली सेल नाम से, इसका नाम क्या होता है? एली सेल का फुल फॉर्म होता है ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। ये कब टेस्ट, ये एली सेल टेस्ट पॉजिटिव कब देगा? SLE कंडीशन में। अब नाम से ही पकड़ लोगे कि सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, इस कंडीशन में एली सेल पॉजिटिव देगा। ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट OFT ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट कब पॉजिटिव देगा? ये पॉजिटिव देगा हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, इस कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देगा। शुगर वाटर टेस्ट या हैम टेस्ट ये कब पॉजिटिव देगा? ये PNH कंडीशन में। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इस कंडीशन में शुगर वाटर टेस्ट और हैम टेस्ट ये दोनों पॉजिटिव देंगे। BT CT PT APTT सभी नॉर्मल है, ठीक है। हमने एक टेस्ट किया, मान लो BT CT PT और APTT, ये चारों टेस्ट हमने किए, इनकी रेंज तो नॉर्मल है पर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। ये किस कंडीशन में हो सकती है? ये प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, इस कंडीशन में ये सभी तो नॉर्मल आ सकती हैं पर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। रेटिकुलो काउंट कब इंक्रीज होती है? ये इंक्रीज होती है हीमोलिसिस होने पर या एक्यूट ब्लड लॉस होने पर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाती है। क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट ये कब एबनॉर्मल दिखाई देगा? ग्लैंजमैन थ्रोम्बोब्लास्थेनिया ऑफ ग्लैंजमैन, इसमें क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट एबनॉर्मल दिखाई देगा।
आगे हम बात करें हीमोग्लोबिनोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो फोटोमेट्री पर काम करता है। ईएसआर वेस्टर्न गन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, ईएसआर वेस्टर्न गन मेथड ट्यूब की बात करें तो 300 mm इसकी लेंथ होती है। हीमोसाइटोमीटर की गिनती कौन कौन सी गिनती होती है हीमोसाइटोमीटर में, हीमोसाइटोमीटर के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की काउंटिंग करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड न्यूबॉर चैम्बर, ये न्यूबॉर चैम्बर किसके लिए यूज होता है, सेल काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटेड एनालाइजर प्रिंसिपल, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फ्लो साइटोमेट्री के अंदर ऑटोमेटेड एनालाइजर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। सीबीसी एनालाइजर में फ्लैग किसका संकेत देता है, सीबीसी एनालाइजर में अगर फ्लैग आ जाए तो ये इंडिकेट करेगा एबनॉर्मल रिजल्ट को। ये सिंपल सी बात हो गई। कुछ और बात करें कंडीशंस की तो वो किसके लिए हो सकती है, जैसे माइक्रोसिटिक प्लस हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये किसके लिए होता है, ये आयरन डिफिशियंसी या थैलेसीमिया के लिए माइक्रोसिटिक प्लस हाइपोक्रोमिक ये कंडीशन आती है। फिर आए मैक्रोसिटिक प्लस मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये किस किस कंडीशन में होता है, मैक्रोसिटिक यानी आरबीसी मैक्रो यानी साइज बढ़ जाए, आरबीसी का साइज बढ़ जाए, ये एनीमिया कहाँ दिखाई देगा, विटामिन B12 या फोलेट की डिफिशियंसी में मैक्रोसिटिक, और माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो तो ये आयरन डिफिशियंसी या थैलेसीमिया के अंदर माइक्रोसिटिक। ठीक है। नार्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नार्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ये कब दिखाई देगा, एप्लास्टिक एनीमिया या एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर नार्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया दिखाई देगा। एमसीवी कब बढ़ा हुआ मिलेगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। एमसीवी कम कब मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। MCHC अगर मोर देन 36% है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, स्फेरोसाइटोसिस इंडिकेट करेगा। आगे हम बात करें इंक्रीज्ड ESR बढ़ा हुआ है प्लस नॉर्मल CRP नॉर्मल है, ये किस कंडीशन में हो सकती है, क्रोनिक कंडीशंस लाइक एनीमिया का क्रोनिक कंडीशंस जैसे एनीमिया के अंदर ESR बढ़ा हुआ मिल सकता है पर CRP नॉर्मल मिलेगा। ये कुछ कंडीशंस हो गई। आगे हम बात करें बोन मैरो से रिलेटेड पॉइंट की बात करें तो बोन मैरो के लिए एस्पिरेशन डाई, तो एस्पिरेशन डाई लिस्मन स्टेन, इसके अलावा राइट स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं बोन मैरो के लिए, राइट स्टेन इस्तेमाल, इसके अलावा राइट गिम्सा स्टेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। बोन मैरो बायोप्सी बेस्ट साइड, अभी हमने एडल्ट की बात की थी पीछे, पोस्ट एडल्ट के बाद हम बात करें चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के मैंने बताया था टीबिया। ठीक है, तो बोन मैरो बायोप्सी के लिए बेस्ट साइड चिल्ड्रन में टीबिया होती है। ड्राई ट्रैप ऑफ बोन मैरो ये कब दिखाई देगा, माइलोफाइब्रोसिस ल्यूकीमिया के अंदर ड्राई ट्रैप ऑफ बोन मैरो दिखाई देगा। प्लाज्मा सेल बोन मैरो अगर हम कर रहे हैं एस्पिरेशन, उसके अंदर अगर प्लाज्मा सेल लेस देन 10% इन मैरो दिखाई दे तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा कंडीशन। अगर ब्लास्ट कितना मोर देन 20% दिखाई दे तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक है, एक्यूट ल्यूकीमिया में ब्लास्ट 20% से ज़्यादा और प्लाज्मा सेल मोर देन 10% मैरो ये दिखाई देंगी मल्टीपल माइलोमा के अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर आगे वही हम बात करें हेंज बॉडी कब दिखी थी, ये मैचिंग में भी आ सकता है मैच करने को। तो हेंज बॉडी कब दिखी थी, G6PD के अंदर दिखी थी। हॉवेल जोली बॉडीज कब दिखी थी, पोस्ट स्प्लेनोमेक्टोमी में दिखी थी। सिस्टोसाइट्स कब दिखेंगी, DIC TTP या हस कंडीशन में दिखेंगी। सिकलिंग टेस्ट हम कब लगाते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट के लिए। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर थैलेसीमिया डायग्नोसिस करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें ल्यूकीमिया लिम्फोमा क्लूज के बारे में तो ल्यूकीमिया विद ओवर रॉड्स की हमने बात की थी, कब दिखा था, AML के अंदर दिखा था, स्पेशली M3। ठीक है, अगर ये कंडीशन दिखाई दे T15 या 17 ये कब दिखाई देगा, एक्यूट प्रो मायोलिसिटिक एनीमिया, APML इसको बोलते हैं। अब मार्कर्स की बात करें जैसे CD19 और CD20 मार्कर ये कब दिखेंगे, B सेल लाइनेज के लिए। CD3 और CD7 मार्कर कब दिखेंगे, T सेल लाइनेज के लिए। ठीक है, CD34 मार्कर कब दिखेंगे, स्टेम सेल के लिए दिखाई देंगे। और BCR ABL जीन ये कहाँ फाउंड होगा, CML के लिए। ये उतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है पर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ल्यूकीमिया से, तो एक बार इसको रट लेना। ठीक है, आगे हम बात करें एनीमिया आइडेंटिफिकेशन क्लूज की। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे HB क्या हुआ, लेस देन 7 ग्राम पर DL हो गया तो सिंपल सी बात एनीमिया की कंडीशन आ गई। प्लस स्पून नेल्स यानी नाखून कैसे चम्मच जैसे दिखाई दे, स्पून की तरह दिखाई दे, ये कंडीशन कब होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। ठीक है, मैक्रोसिटिक आरबीसी यानी आरबीसी का साइज बड़ा, सिंपल सी बात मैक्रो हो गया, या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ये दोनों कंडीशन कब दिखाई देंगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। जॉन्डिस यानी पीलिया प्लस साथ में लो हीमोग्लोबिन प्लस हाई रेटिक्स,
ये कब दिखाई देगा? हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। अगर सीरम आयरन लेवल इंक्रीज और TIBC का लेवल डिक्रीज, ये कब दिखाई देगा? हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर दिखाई देगा सीरम आयरन डाउन और TIBC इंक्रीज। लो सीरम आयरन और TIBC इंक्रीज, ये कब दिखाई देगा? ये आयरन डिफिशियंसी के अंदर। ये दोनों में कंडीशन याद रख लेना, सीरम आयरन इंक्रीज और TIBC डिक्रीज हो रहा है हीमोक्रोमेटोसिस में, और सीरम आयरन डिक्रीज और TIBC इंक्रीज ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर। हाई MCHC एनीमिया, ये कब दिखाई देगा? स्फेरोसाइटोसिस के अंदर। स्फेरोसाइटोसिस के अंदर ओनली वन हाई MCHC एनीमिया। आगे हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, विटामिन के पर डिपेंडेंट फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, ये विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट है। इंट्रिंसिक फैक्टर पाथवे की बात करें, इंट्रिंसिक पाथवे के कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर 9, 11 और 12, 8, 9, 11 और 12 ये फैक्टर्स हैं इंट्रिंसिक पाथवे के, ये चीज़ें याद रख लेना। फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक पाथवे का है, फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए है। आगे कॉमन पाथवे फैक्टर की बात करें तो 10, 5th, 2nd और 1st, यानी 1st, 2nd, 5th और 10th, 5th और 10th ये फैक्टर कॉमन पाथवे फैक्टर्स होते हैं। TT थ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग, ये कब दिखाई देगा? थ्रोम्बिन टाइम कब प्रोलॉन्ग दिखाई देगा? फिब्रिनोजन डेफिशिएंसी या हिपेरिन थेरेपी के अंदर थ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन विलेब्रैंड डिजीज, जिसके अंदर वॉन विलेब्रैंड फैक्टर की कमी हो जाती है। ये चीज़ें याद रख लोगे, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये। आगे हम बात करें मिक्सिंग स्टडी करेक्ट APTT, मिक्सिंग स्टडी जो APTT को करेक्ट करे, इससे हम क्या डायग्नोस करते हैं? फैक्टर की डिफिशियंटी को डायग्नोस करते हैं। मिक्सिंग स्टडीज फेल टू करेक्ट APTT, अगर फेल हो जाए APTT करेक्ट करने में तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा? इनहिबिटर्स लाइक ल्यूपस हो गया, एंटीकोगुलेंट्स हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें नॉर्मल बोन मैरो सेलुलरिटी, नॉर्मल बोन मैरो सेलुलरिटी कब दिखाई देगी? 100 इतनी होती है, लेकिन अगर एज के हिसाब से ±10% हो सकती है, ये चीज़ें याद कर लोगे। आगे हम बात करें हाइपोसेलुलर मैरो कब दिखाई देगा? एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। हाइपर सेलुलर मैरो कब दिखाई देगा? ल्यूकीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये दोनों कंडीशन याद कर लेना। हाइपोसेलुलर कब दिख रहा था मैरो या हाइपर सेलुलर? हाइपोसेलुलर यानी कमी हो जाएगी। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर हम क्या बोन मैरो करते हैं? तो बोन मैरो हाइपो हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। हाइपर सेलुलर कब हो जाएगा? हाइपर यानी अधिक हो जाएगी। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यानी कैंसर, उसमें सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो ये सिंपल सी कंडीशन याद हो जाएगी। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर भी हाइपर सेलुलर कंडीशंस दिखाई देंगे। ड्राई टैप मैरो कब दिखाई देगा? फाइब्रोसिस के अंदर, जैसे माइलोफाइब्रोसिस हो गई, ल्यूकीमिया इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इस कंडीशन में ड्राई टैप मैरो दिखाई देंगी। कैबट रिंग्स कब दिखाई देंगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कैबट रिंग्स दिखाई देती हैं। पेपनहाइमर बॉडीज कब दिखाई देंगी? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर पेपनहाइमर बॉडीज दिखाई देती हैं। हीमोग्लोबिन H, HbH इंक्लूजन सीन इन, हीमोग्लोबिन H इंक्लूजन सीन इन अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन H इंक्लूजन सीन होता है। रिंग सिडरोब्लास्ट ये किस स्टेन से दिखेंगे? तो प्रशियन ब्लू, रिंग सिडरोब्लास्ट ये प्रशियन ब्लू स्टेन से दिखेंगे। मलेरियल पैरासाइट RBC कौन से स्टेन में दिखता है? ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, गिम्सा स्टेन ब्लड पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट हो गया। ट्रोफोजाइट और सीजॉट स्टेज देखने के लिए कौन सा स्मेयर इस्तेमाल करते हैं? थिक और थिन दोनों स्मेयर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट हीमेटोलॉजी। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। A to Z मैंने पूरा पढ़ा दिया हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, और आपको भविष्य में कैसी क्लास चाहिए वो भी मुझे बता देना, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, उसके लिए आप चैनल और टेलीग्राम दोनों को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।